नमस्कार साथियों, मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है, जिसमें प्रस्तावना चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारी प्रस्तावना को क्या 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 है उसमें। तो हमने बताया संविधान का सार, निष्कर्ष, निचोड़, संविधान की प्रकृति, मूल्य, आदर्श, लक्ष्यों का उल्लेख होता है। इसके बाद पढ़ा कि 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रस्तावना थी। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, विरोध के कारण फिर 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया था। इसके बाद हमने देखा कि अगर विश्व में सबसे पहली बार अगर किसी देश में प्रस्तावना जुड़ी थी तो वो थी अमेरिका। और अमेरिका क्यों थी? क्योंकि अमेरिका का संविधान ही विश्व का पहला लिखित संविधान है। और कहें कि हमने जो संकल्पना ली है, अवधारणा ली है, विचार ली है, वो विचार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकी संविधान से लिया है प्रस्तावना का। इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा, वो हमने ऑस्ट्रेलियन संविधान से ली है। जिससे लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इस तरीके से हमने देखा कि प्रस्तावना क्या बाध्य योग्य है या न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तो हमने कहा प्रस्तावना न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यानी इसका उल्लंघन होने पर या इनके शब्दों को लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट नहीं जाते। जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाते हैं। तो हम प्रस्तावना को लेकर के हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय बाध्य योग्य नहीं है। तो क्या फिर प्रस्तावना का महत्व नहीं है? तो हमने देखा कि प्रस्तावना जहाँ कहीं भी संविधान अस्पष्ट है, दो अर्थ निकल रहे हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए, समझने के लिए वो प्रस्तावना एक दर्पण का, मार्गदर्शक का काम करती है। तो प्रस्तावना का महत्व ये है। फिर हमने देखा कि प्रस्तावना को क्या संविधान का भाग है। तो बेरूवाड़ी मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। परंतु जो केशवानंद भारती मामला आया, उसमें का संविधान का भाग है और इसमें संसद संशोधन कर सकती है। परंतु जो संविधान का मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो एक तरह से संविधान की शक्ति को, जो संसद की शक्ति है संविधान में संशोधन करने की, उसे सीमित नहीं करती। परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में, प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। इसलिए ये कैसी है? इसको सीमित करती है, संसद की शक्तियों पर कुछ सीमा तक रोक लगाती है। और जो मूल ढांचे का निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय करेगा। कैसे करेगा? जैसे जैसे उसके पास मामले आते जाएंगे, बात दर बात करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट मामले में देखेगा कि ये मूल ढांचा है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके बाद हमने प्रस्तावना को देखा कि अपनी प्रस्तावना में क्या क्या है। तो हमने उसको 4 पॉइंटों में बांटा। पहला पॉइंट बांटा कि संविधान क्या जो शक्ति या सत्ता, जो स्रोत है, वो कहाँ से प्राप्त करता है। तो हमने देखा कि जो हम भारत के लोग शब्द हैं, वहाँ से शक्ति या सत्ता प्राप्त करता है। और इसका अर्थ देखा कि जो हम भारत के लोग हैं वो हमने अमेरिका, और अमेरिका ऑप्शन नहीं है तो यूएनओ से लिया है। और हमने देखा इससे जो शक्ति है वो भारत की जनता में निहित होती है। और इस संविधान का निर्माण भी किसने किया है? भारतीय जनता ने किया है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं तो उनका भी हमने क्या किया? खंडन किया। फिर हमने दूसरा शब्द लिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र हो, सर्वोच्च हो, उसके निर्णयों पर, उसके आदेशों पर कोई रोक लगाने वाला नहीं हो, वो स्वतंत्र पूर्वक क्या ले सके? निर्णय ले सके। उसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संप्रभु वो होता है जो संप्रभुता का क्या करता है? उपयोग करता है। उसे बोलते हैं संप्रभु। भारत में वास्तविक संप्रभु, जो संप्रभु है, सोवरेन है, वो पीएम है, नाम मात्र का राष्ट्रपति है। ये देखा। फिर हम देख रहे थे समाजवादी। तो हमने देखा कि समाजवादी शब्द क्या है। तो हमने देखा कि समाजवादी वो होता है जिसमें समानता की बात की जाती है। हमारा समाजवादी है वो गरीबी, असमानता है, उसको कम करने का प्रयास करता है, समाप्त करने का प्रयास करता है। हमारे समाजवाद का यह अर्थ है। बेसिकली समाजवाद का अर्थ होता है कि जो भी अर्थव्यवस्था होगी वो किसके अधीन होगी? समाज के अधीन होगी, राज्य के अधीन होगी, गवर्नमेंट के अधीन होगी। इसको देखा। परंतु हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका गरीबी, अशिक्षा, जो समाज में असमानताएं व्याप्त हैं, उनका निवारण करना, उसको समाप्त करना, उसको कम करना हमारा समाजवाद है। हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो गांधी और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है। इसमें अधिकांशतः गांधीवाद की तौर झुकाव है। जैसे गांधी जी कहते थे
कि सारी शक्तियां कामों को दे दो, लोगों को दे दो। उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था कि वो आवश्यकता जो व्यक्ति कमाएगा उसकी क्षमता के अनुसार कमाएगा और वो पैसा वहां इकट्ठा करेगा, निजी संपत्ति कुछ नहीं होगी, और जो आवश्यकता होगी वो यहाँ से पैसा ले जाएगा और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो हमारा समाजवाद भी ऐसा ही है। जैसे जो पूंजीपति हैं, हमारा लोकतंत्र समाजवाद कैसा है, जो पूंजीपति जो ज्यादा कमाते हैं उन पर सरकार टैक्स लगाती है और गरीबों को सब्सिडी के रूप में, सहायता के रूप में, पेंशन के रूप में उस पैसे को देती है। यानी जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, नीचे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आर्थिक सहायता दे करके, पेंशन दे करके उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है, असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है। वो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब देखो क्या प्रस्तावना में जो हमने देखा कि जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी जो शब्द है, शब्द हमने प्रस्तावना में कम जोड़ा, तो ये जोड़ा 42वां जो संविधान संशोधन 1976 ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 3 जनवरी। ध्यान रखना कभी 1976 ना मिले, तो ये लागू हुआ 1976 में, सॉरी 77 में तो बना था अधिनियम, लागू कब हुआ 1977 में, 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान पूरा इसी डेट को लागू हुआ था। हम कहते हैं कि प्रस्तावना में जो शब्द था, तो इससे पहले समाजवादी, क्या हमारे संविधान में इसके लक्षण नहीं है? संविधान में इसके लक्षण नहीं है क्या? लक्षण है या नहीं? तो देखो समाजवादी जो शब्द है हमारे लिए नया नहीं है, नया नहीं है, ये हमारे संविधान में पहले से ही मौजूद था अलग अलग जगह। जैसे हम बात करें, हमारा जो संविधान का अनुच्छेद है 38, क्या है 38 है, उसमें राज्य को जो असमानता है उसको कम करने के लिए बात की गई है कि राज्य असमानताओं को क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा? कम। यहां था। अगर बात करें 39B और 39C, इनमें 39B में कहा गया है कि राज्य अर्थव्यवस्था, 39C में कहा गया है कि राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन, सी में कहा गया है कि जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसका संचालन इस प्रकार से करेगा कि जो अर्थव्यवस्था, धन का क्या नहीं हो, धन का केंद्रीयकरण नहीं हो। क्या नहीं हो? केंद्रीयकरण नहीं हो, केंद्रीयकरण नहीं हो, अर्थात क्या हो? विकेंद्रीयकरण हो, सभी लोगों पर धन जाए, धन एक जगह ना जाए। यानी राज्य से कहा गया है, राज्य के लिए निर्देश दिया गया है कि राज्य जो अपनी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका संचालन इस प्रकार से करेगा कि धन का केंद्रीकरण ना हो, धन सभी लोगों पर जाए। इसका मतलब धन समानता की बात की गई है, समाज को समान, सभी लोगों को समान करने की बात की गई है 39C में। तो इसका मतलब ये अर्थव्यवस्था कैसी होगी? समाजवादी। 39B कहता है कि राज्य जो भौतिक संसाधन है, क्या है? भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन है, उनका जो वितरण करेगा, वितरण इस प्रकार से करेगा कि समाज में क्या बन जाए, क्या किसकी स्थापना हो जाए? समाज में समानता की स्थापना हो जाए। किसकी हो जाए? समानता। समानता मतलब समाजवादी। समानता शब्द जोड़ाई किससे? समाजवादी थे। यानी 39B और 40, 39B और C, 39C तो ये कहता है कि जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसका संचालन, जो इकोनॉमी है उसको इस तरह से चलाएगा कि धन का केंद्रीकरण ना हो। तो कैसा हो? अर्थात विकेंद्रीकरण हो, यानी धन कुछ लोगों पर नहीं जाना चाहिए, उसका इस तरह से अर्थव्यवस्था को संचालित करे। और जो भौतिक संसाधन है राज्य के पास, जमीन है, भूमि है, उनका वितरण इस तरीके से करे कि वो सभी को क्या करे, समाज में एक समानता की स्थापना हो सके, सभी लोगों को समान संपत्ति, समान धन मिले। ये है 41 में भी है, 42 में भी है, 43 में उद्योगों की स्थापना करेगा, कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। जो 43A में कहा गया है कि जो उद्योग होंगे उनमें जो मजदूर होगा, उन मजदूरों को भी क्या मिलेगी? उसमें सहभागिता मिलेगी।
उनमें प्रबंधन के अधिकार होंगे, यानी उद्योगों में मजदूरों के लिए प्रबंधन के अधिकार दिए गए हैं कि उद्योगपति हैं उनको जो उद्योगों को चलाने का अधिकार अपने अनुसार नहीं है, उसमें जो मजदूर हैं वो भी शामिल होंगे, उनके अनुसार उनसे पूछ करके कुछ निर्णय लिए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। और हमारे देश में मजदूर संगठन हैं, जब भी कोई कंपनी उद्योगपति कुछ ऐसा करते हैं तो उसके खिलाफ लॉबी विद्रोह करते हैं, जन आंदोलन करते हैं। तो हमारी प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो नया नहीं है, हमारे संविधान में पहले से मौजूद था इसके लक्षण, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे स्पष्ट रूप से किसमें जोड़ दिया गया, प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी शब्द हमारे लिए नया नहीं है, ये हमारे संविधान में पहले से मौजूद है। दूसरी बात, कुछ लोग तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं उसको देखते हैं। वो तर्क ये देते हैं कि ये समाजवादी शब्द है, अब इसका महत्व नहीं रहा 1991 के बाद, जब से हमने वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण अपनाया है, यानी एलपीजी अपनाया है, जब से ये समाजवादी शब्द का क्या नहीं रहा, महत्व नहीं रहा। और एक व्यक्ति लोकसभा में हाल ही में निजी विधेयक लेके आए। निजी विधेयक का मतलब है जो सरकार का सदस्य नहीं है, जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, उसके अलावा जो भी कोई व्यक्ति होता है वो निजी जो भी विधेयक लाता है उसे निजी विधेयक कहते हैं। जो सरकार में शामिल होते हैं वो कोई विधेयक लेके आते हैं उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे गवर्नमेंट विधेयक के प्रकार। तो देखो, हम कह रहे हैं कि जो कुछ लोगों का कहना है कि जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी शब्द है, अब इसका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि वो तर्क देते हैं। उनका क्या तर्क है? पहला तर्क है कि जो एलपीजी सिलेंडर वाला नहीं है, गैस वाला, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी जब से हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया है, किसको अपनाया है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया है, तब से हमारे संविधान में समाजवादी शब्द है उसका क्या नहीं रहा, महत्व नहीं रहा। अब इसे हमें अपनी प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। एक तो ये तर्क देते हैं, क्या देते हैं? यानी लिबराइजेशन का मतलब है कि अब हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई है, पूंजीवाद की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है? पूंजीवाद, यानी उदारीकरण। अब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसा बना दिया है? लिबरल कर दिया है, उदार कर दिया है, सॉफ्ट कर दिया है। यहां पर कोई भी कंपनी आ सकती है विदेशी, वो कारखाना खोल सकती है, उद्योग खोल सकती है, मार्केट में आ सकती है। उसके लिए जो नियम कायदे होंगे वो कैसे होंगे? बहुत सरल बना दिए हैं। पहले बहुत कठिन थे, जटिल थे कि इतने से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकती, इतने अधिकार होंगे, ऐसे ऐसे प्रावधान करने पड़ते थे। तो हमने 1991 में क्या अपनाया? एलपीजी, निजीकरण, यानी अब उद्योग धंधे थे पहले वो सारे किसके नियंत्रण में रहते थे? गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहते थे। अब वो व्यक्ति खुद चला सकता है, निजी हाथों में दे दिया। आजकल रेलवे वगैरह का भी निजीकरण हो रहा है, सबका निजीकरण हो रहा है, सरकारी स्कूलों का निजीकरण हो रहा है, हॉस्पिटलों का निजीकरण हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। तो यानी व्यक्ति के लिए खोल दिए सारे दरवाजे। और जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? वैश्विक हो गई। कैसी हो गई? वैश्विक हो गई, यानी विदेशी कंपनी आ सकती है, हमारी विदेश जा सकती हैं। अब देखो, हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई घटना घटती है, तो जैसे अमेरिकी चुनाव वगैरह होते हैं तो हमारा कहते हैं कि शेयर मार्केट इतना उछला, इतना कम हुआ, इसलिए हुआ, ये हुआ। कोई संकट आता है, कोई युद्ध होता है, कहीं कोई बम गिराता है, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है? प्रभावित होती है। अब विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पैसा लगा सकती हैं, अपने बाजार में हमारे में वस्तुएं बनाकर बेच सकती हैं, बाहर से ला सकती हैं। और अब अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? ओपन हो गई। ओपन इकोनॉमी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ओपन
इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, क्या कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसे, खुली अर्थव्यवस्था हो गई, तो इसका कोई महत्व नहीं रहा, एक तो ये कहते हैं। दूसरा जो तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि इस प्रस्तावना को कब जोड़ा गया, 1976 में, और 1975 में क्या स्टार्ट हो गया था, आपातकाल स्टार्ट हो रहा था, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था, तो इस प्रस्तावना को आपातकाल के समय जोड़ा गया है। सॉरी, इस प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया है, शब्द को आपातकाल के दौरान जोड़ा गया है। दौरान जोड़ा गया है, इसलिए भी इसको हटा देना चाहिए। दो तर्क देते हैं। देखो हाँ, हम मानते हैं कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हमने अपनी अर्थव्यवस्था में एलपीजी को अपनाया, क्यों अपनाया, क्या कारण थे, वो पूरी कहानी वहां पढ़ेंगे, और ये इकोनॉमी का टॉपिक है। परंतु हम ये देखते हैं कि हमने हाँ एलपीजी को अपनाया, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा समाजवादी शब्द आज इसका कोई महत्व नहीं रहा, आज इसका कोई उद्देश्य नहीं रहा, आज इसका कोई लक्ष्य नहीं रहा, महत्वहीन हो गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो समाजवाद का जो मूल उद्देश्य होता है, समाजवाद का क्या होता है, हमारा जो तर्क है, हमारा वो तर्क क्या है, अगर आप मेंस वगैरह लिख रहे हो या कहीं डिबेट में हो या कहीं इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप अपना तर्क कैसे रखोगे, वो तर्क ये है। देखो विपक्ष और पक्ष जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आजकल ये सवाल मतलब जो वनडे एग्जाम होते हैं, पुलिस, पटवार, रीट मास्टर जो भी हैं, उनमें भी पूछे जाते हैं इस तरीके के कथन कारण वाले। तो हमारे जो समाजवाद का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि समाज में जो गरीबी है उसको क्या करना, समाप्त करना, समाज में जो असमानता है उनको क्या करना, समाप्त करना, और समाज में क्या लाना, समानता लाना, लोगों का क्या करना, कल्याण करना। जो लोगों के पास मूलभूत आवश्यकता नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना हमारे समाजवाद का क्या था, ये उद्देश्य था। यानी हमारे यहाँ जो समाजवाद है इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि समाज में जो गरीबी है उसको क्या करना, समाप्त करना, समाज में जो असमानता है उनको समाप्त करना, समाज में क्या लाना, समानता लाना, कल्याणकारी कार्य करना, और मूलभूत आवश्यकताओं जो व्यक्तियों के रोटी कपड़ा और मकान। तो अब देखो, तो देखा जाए ये हमारे इसका उद्देश्य था, तो इसका मतलब 1991 के बाद जो हमारी सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसका जो बजट है, क्या है, बजट सामाजिक कार्यों पर बढ़ा है, सामाजिक कार्यों पर बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कल्याणकारी कार्यों पर क्या हो रहा है, इस बजट का जो पैसा है कारी कार्यों पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो समाजवाद का महत्व तो और ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये महत्वहीन नहीं हुआ। जैसे देखा जाए तो अभी जैसे सरकार है वो आपके मकान बनवा रही है, क्या बनवा रही है, मकानों को बनवाने के लिए आपको पैसा दे रही है, आपको पेंशन दे रही है, और देखो आपको 5 रुपए में 8 रुपए में क्या खिला रही है, खाना भी खिला रही है। अरे जिनके पास खाना नहीं है उन्हें खाना दे रही है, गैस में सब्सिडी दे रही है, हर चीज में दे रही है सब्सिडी। जैसे किसानों को सब्सिडी दे रही है, खाद में, बीज में, गैस के लिए, हर चीज में सब्सिडी दे रही है। तो इसका मतलब समाजवाद का महत्व तो क्या हुआ है, बढ़ रहा है, महत्व तो बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है। तो इसको हटाने का कोई मतलब नहीं है। हटाने का क्या नहीं है? हटाने का कोई मतलब नहीं है। वो तर्क देते हैं कि इसे किस में जोड़ा गया है? आपातकाल में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया है? आपातकाल में। तो उनके लिए हमारा ये तर्क है कि भाई आपातकाल में जोड़ा गया तो ये समाजवादी शब्द तो नया नहीं है ना। हमने अभी पहले चर्चा की कि ये नया ही नहीं, नया नहीं है, यानी संविधान में पहले से था। जैसे हमने कहा अनुच्छेद 38, 39 बी, 39 सी, 41, 42, 43 इन अनुच्छेदों में पहले से ही मौजूद है भाई, इनमें पहले से ही मौजूद है। तो फिर समाजवाद का महत्व कम नहीं हुआ। और हमारे समाज में क्या दे रखा है? आरक्षण है। क्या है? आरक्षण भी। आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब है कि जो समाज में पिछड़े हुए वर्ग हैं, सामाजिक और एजुकेशनल दृष्टि से, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाना, मुख्य धारा में लाना। तो समाजवादी शब्द हमारे लिए नया नहीं है, ये संविधान में पहले से मौजूद था। और परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कहां ला दिया गया? प्रस्तावना में ला दिया गया। इसलिए उनका तर्क को हम इस तरीके से खंडन करते हैं और ये हुआ हमारा समाजवादी शब्द स्पष्ट। क्लियर? तो हमारा कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसका उद्देश्य गरीबी, अशिक्षितता, असमानता, समानता को लाना उद्देश्य है। इसके बाद अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। तो देखो पंथ निरपेक्ष शब्द को भी कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहले तो ये प्रस्तावना में था नहीं। अगला शब्द कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। इसी को कहें, अंतर है इसमें, अभी देखेंगे। धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। इन दोनों शब्दों के लिए इंग्लिश में शब्द जो हुआ है वो है सेकुलर। क्या है? सेकुलर। सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखो पंथ निरपेक्ष क्या होता है, हमारा पंथ निरपेक्ष क्या है, इसको देखने से पहले हम देखेंगे कुछ इससे संबंधित अवधारणाएं। तो कुछ देखो क्या है, कुछ देश कैसे हैं? धार्मिक होते हैं, धार्मिक स्टेट होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? अधार्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? अधार्मिक, या इन्हें कहें नास्तिक। अधार्मिक, अधार्मिक, या इन्हें हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नास्तिक। और तीसरे प्रकार के जो देश होते हैं वो होते हैं पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, या धर्म निरपेक्ष। देखो साहब, जो धार्मिक देश होते हैं, रिलीजियन स्टेट होते हैं, उसका कोई क्या होता है? धर्म होता है। उस देश का क्या होता है? धर्म होता है। उस धर्म के अनुसार ही वो क्या चलाता है? शासन चलाता है। क्या चलाता है? शासन चलाता है। उस धर्म के अनुसार वो क्या चलाता है? शासन चलाता है। जैसे पाकिस्तान है, कैसा है? मुस्लिम राष्ट्र है। सऊदी अरब कैसा है? मुस्लिम राष्ट्र है। यानी उस संविधान के द्वारा किसी धर्म विशेष को, संविधान के द्वारा किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाता है और उसी धर्म के अनुसार शासन चलाया जाता है।
चलाया जाता है। क्या किया जाता है? उसी धर्म के अनुसार शासन चलाया जाता है। यानी संविधान में धर्म को जैसे धर्म घोषित करते देते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है। जैसे अभी भारत की मांग चल रही है कि भारत क्या बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि जहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है वहां पर उस देश को क्या कर रखा है? मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रखा है। इसमें 85% आबादी हिंदुओं की रहती है, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, परंतु ये सही नहीं है। अभी क्या ऐसा हो सकता है उसको भी अभी देखेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए वो किसी विशेष धर्म को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, बाकी धर्मों को मानते नहीं है, बाकी धर्मों की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं कि ये धर्म गलत है, और ये अपने धर्म पर बहुत ज्यादा हावी होते हैं, कट्टर होते हैं। तो उदाहरण के लिए चीन विश्व में सबसे बड़ा क्या है? धार्मिक देश है चीन। नंबर 2 पे सऊदी अरब। और हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान अपने संविधान में लोकतंत्र बताता है कि हमारे यहां लोकतंत्र है, परंतु जो देखा जाए तो वहां का शासन या जो शासन व्यवस्था है या सरकार मुस्लिम धर्म के अनुसार चलाती है। हिंदुओं का वहां क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। तो इसमें पाकिस्तान भी किसके रूप में शुरू होगा? शामिल होगा। पाक भी इसमें एग्जाम्पल होगा। यानी धार्मिक देश वो होते हैं, रिलीजियन स्टेट वो होते हैं जो किसी देश, किसी संविधान के द्वारा किसी धर्म विशेष को, किसी धर्म संविधान के द्वारा किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाता है, और उसी धर्म के अनुसार वहां का जो शासन का संचालन है, उसी धर्म के अनुसार शासन चलाया जाता है। उसी धर्म के अनुसार शासन चलाया जाता है। उसी धर्म के अनुसार क्या चलाया जाता है? शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। जैसे चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इस तरीके से। अब है अधार्मिक या नास्तिक लोग, एथीस्ट स्टेट बोलते हैं, स्टेट यानी नास्तिक लोग भी कहते हैं, नास्तिक राष्ट्र। कैसा? नास्तिक राष्ट्र। ये नास्तिक राष्ट्र वो होते हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते। धर्म में क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते, किसी धर्म में विश्वास करते ही नहीं है, किसी धर्म को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं ना तो भगवान है, ना धर्म है, ना कुछ भी है, खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो। वो कैसे राष्ट्र होते हैं? अधार्मिक राष्ट्र होते हैं, या किसी धर्म को नहीं मानते, धर्म में विश्वास ही नहीं करते। वो क्या कहलाते हैं? ज्यादातर जो देश हैं वो हैं पश्चिमी राष्ट्र। कौन है? पश्चिमी राष्ट्र। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष क्या होता है। देखो पंथ निरपेक्ष क्या है, देखो इसमें क्या होता है पंथ निरपेक्ष में, कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, राज्य का या राष्ट्र का, राज्य का क्या नहीं होता? धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं वो अधार्मिक है, नास्तिक है। वो कि सभी धर्मों का क्या करता है? सम्मान करता है। क्या करता है? सम्मान करता है। क्या करता है? सम्मान करता है। तीसरा, सभी धर्मों को क्या करता है? सभी धर्मों को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। और खासकर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष वो राष्ट्र होते हैं जो किसी धर्म का विरोध नहीं करते, अराजकतावादी नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? इसका मतलब ये क्या नहीं है? अधार्मिक नहीं होते, अधार्मिक नहीं होते। यानी शब्द आता है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। अगला पॉइंट लिखा रहेगा कि वो अधार्मिक होगा, अधार्मिक नहीं होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अधार्मिक है, अधार्मिक नहीं है।
तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? यानी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, संविधान में घोषित नहीं होगा कि ये हिंदू राष्ट्र होगा, मुस्लिम राष्ट्र होगा, ईसाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसमें। वो सभी धर्मों का क्या करेगा? सम्मान करेगा, सभी धर्मों को बढ़ावा देगा। व्यक्ति का अपना अपना धर्म होगा, अपनी अपनी पूजा पद्धति होगी। क्या होगी? पूजा पद्धति होगी। इस तरीके से पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है, और ये अधार्मिक नहीं होगा। और इसमें अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में भारत, हमारा भारत किस में आता है? इसी में। दूसरा अमेरिका वगैरह पंथ निरपेक्ष में आते हैं। किस में आते हैं? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष में आते हैं। देखो तो हमारा भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। इसका मतलब होता है वो सभी धर्मों को क्या देगा? बढ़ावा देगा, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। ऐसे नहीं कह सकते हम कि हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है और मुस्लिम धर्म में ये कमियां हैं, या ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है। हाँ, हम तो यही कहेंगे सभी धर्म कैसे हैं? श्रेष्ठ है, अपनी अपनी जगह सही है, और सभी धर्मों का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। और अपनी अपनी जो पूजा पद्धति है, व्यक्ति स्वतंत्र होगा, वो किसी भी धर्म को पालन करे, पोषण करे, उनके अनुसार पूजा पद्धति अपनाए, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, अपना सकता है। राज्य धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। अभी मान के चलो हमारे हिंदू राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, तो वो हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पद्धति अपना सकते हैं। अगर उनका मन करे तो मुस्लिम धर्म के अनुसार भी अपना सकते हैं। अब जैसे कोई मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि आप हिंदू धर्म के अनुसार उपासना पद्धति अपनाओ, हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पद्धति करो ना। जो व्यक्ति जिस धर्म से होगा, हम तो सभी धर्मों को क्या करते हैं? सभी का विकास करने की बात करते हैं, सर्व धर्म समभाव। हमारे यहाँ सभी धर्मों का क्या होता है? फूलेंगे, फलेंगे, विकास होगा, किसी एक धर्म का नहीं होगा। हाँ, जो अल्पसंख्यक हैं उनको धार्मिक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उनके धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए, उनकी शिक्षा जो संस्कृति है, कला एवं संस्कृति है, जैसे अनुच्छेद 29-30 पढ़ेंगे तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं और उनको बढ़ावा दिया गया है, उनको कुछ छूट दी गई है, क्योंकि वो ऐसा महसूस ना करें कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हमारे धर्मों में हस्तक्षेप हो रहा है। उनके लिए सरकार क्या करेगी? सहायता करेगी, बढ़ावा देगी, विकास करेगी, और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये होता है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। देखो अब देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? तो पहली बात तो यह है कि हमारी प्रस्तावना में पंथ शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखो पहला शब्द है हमारी प्रस्तावना में पंथ शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। तो इनमें थोड़ा अंतर भी है, उसको भी देख लेते हैं कैसे क्या है क्या नहीं है। देखो साहब हम रीजनिंग के हिसाब से देखेंगे। जैसे ये गोला है, इस गोले में कौन है? पंथ निरपेक्ष। अब एक इससे बड़ा गोला बनाएंगे, इस गोले में कौन है? धर्मनिरपेक्ष। अब देखो जैसे आपने पढ़ा होगा कि घोड़ा, गधा, ये पढ़ा है ना। ऐसे कह सकते हैं कि सभी घोड़े क्या हो सकते हैं? गधे हो सकते हैं, यानी ये बड़े उसमें आ रहा है। परंतु क्या सभी गधे घोड़े हो सकते हैं? नहीं। ऐसे रीजनिंग में पढ़ते हैं हम। तो देखो घोड़ा किसका अंग माना जा रहा है? गधा का। परंतु सभी गधे घोड़े नहीं है, यानी पंथ निरपेक्ष शब्द है वो धर्मनिरपेक्ष का भाग है, उसमें समावित हो सकता है, उसका एक छोटा अंग है। परंतु धर्मनिरपेक्ष
पंथ का हिस्सा नहीं है। यानी जो पंथ निरपेक्ष है वो धर्म का एक क्या है, भाग है। इसलिए गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है, धर्म से अलग नहीं हो सकता। पंथ को तो छोड़ सकता है परंतु धर्म को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि धर्म का मतलब होता है उसके धृ धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना। क्या धारण करना? जीवन शैली को, और व्यक्ति जीवन शैली को कभी नहीं छोड़ सकता, परंतु पंथ निरपेक्ष को छोड़ सकता है। पंथ का मतलब होता है जैसे जैन एक धर्म है, जैन क्या है, धर्म है, और श्वेतांबर दिगंबर इसके क्या है, पंथ हैं। तो गांधी जी क्या कहते थे इसको भी देख लेते हैं। पंथ गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है, पंथ से अलग हो सकता है परंतु धर्म से नहीं, यानी धर्म का तो समर्थन करते थे, धर्म से नहीं। जैसे एग्जाम्पल से देखें हम कि एग्जाम्पल जैन एक धर्म है, एक धर्म है, और श्वेतांबर व दिगंबर इसके पंथ हैं। यानी क्या कह रहा है कि जैन एक क्या है, धर्म है, और श्वेतांबर दिगंबर ये दोनों क्या है, इसके पंथ। जैसे यानी व्यक्ति ये नहीं कहे कि मैं श्वेतांबर हूं, मैं दिगंबर हूं। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू क्या है, एक धर्म है, और मुस्लिम ईसाई जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये इसके क्या है, अंग हैं, पंथ है। तो व्यक्ति ऐसे नहीं झगड़े, हम क्या है, एक मानव है, मानव का क्या है, अपना पूजा पद्धति है, धारण करने की जीवन की शैली है। तो यानी व्यक्ति पंथ से तो अलग हो सकता है, धर्म से पंथ से तो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, परंतु धर्म से नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी किसके समर्थक थे, धर्म के तो क्या थे, समर्थक थे, और पंथ का क्या करते थे, विरोध करते थे। गांधी जी पंथ का क्या करते थे, विरोध करते थे। इस तरीके से हमने पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष को देखा। और इसकी बात करें कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, तो ये भी हमारे संविधान में क्या नहीं है, नया नहीं है, ये भी हमारे संविधान में मौजूद था और कई जगह मौजूद था। जैसे हम बात करें नंबर 1 कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। क्या दे रखा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहां मौजूद था पंथ निरपेक्ष, तो कहां मौजूद था, यहां था। दूसरी बात करें, जैसे आप पढ़ोगे अनुच्छेद 14, तो उसमें भी किया गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग कैसे होंगे, समान। 15 में कहा गया है कि धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी कौन सा है, इसी से रिलेटेड है। और 16 में भी यही धर्म मूल वंश जाति लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया रहेगी सरकार, सभी को क्या देगी, समान रूप से बढ़ावा देगी। दूसरी बात करें जैसे हमारा अनुच्छेद 17, जिसमें तो किसकी बात की गई है, अस्पृश्यता की बात की गई है। यानी हमारे समाज में छुआछूत नहीं होनी चाहिए कि ये इस धर्म से है, इस जाति का ये है, इसको समाप्त की करो। दूसरी बात उपाधियों का अंत, किसका अंत, उपाधियों का, अनुच्छेद 18 में। तो ये भी किसकी बात कर रहा है,
जब भाई किसी को विशेष अधिकार नहीं होंगे तो वो भी क्या होगा, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष होगा। अगर बात करें इसके बाद कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, क्या है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसका जो सीधा सीधा अर्थ हुआ वो सीधा सीधा अर्थ ये हुआ, अगर देखें निष्कर्ष रूप में, कि राज्य का क्या नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, सभी धर्मों को क्या करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सम्मान करेगा, क्या करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तीसरी बात, सभी धर्मों को बढ़ावा देगा, बढ़ावा देगा। चौथी बात, धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, धार्मिक कार्यों में क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मुख्यतः जो SC ST और नहीं सॉरी अल्पसंख्यक वर्ग है, कौन है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं जहां पर हमारे धर्म को कोई सम्मान नहीं है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के धर्म को क्या करेगा, धर्म को बढ़ावा देगा, बढ़ावा देगा। और इसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है कि इसका मतलब हम क्या नहीं है, इसका मतलब हम अधार्मिक बिल्कुल नहीं है, क्या नहीं है, अधार्मिक नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं है, अधार्मिक नहीं है। जो जिस धर्म से होगा, जिस धर्म का वो पालन पोषण करना चाहता है, वो उस धर्म को अपना सकता है। इस तरीके से ये क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हुआ। इसको कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। एक साथ 3 शब्द जोड़े गए थे। हमने देखा क्या ये पहले नहीं था, तो पहले मौजूद था। हम अगर एक ये चीज ध्यान रखना कि हमारी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को नहीं कहा गया है, किसको कहा गया है, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर हुआ ये। अब देखते हैं लोकतांत्रिक। अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक क्या होता है, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक क्या होता है। देखो साहब, पहले तो यही देखते रहते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतांत्रिक या हम कहें लोकतंत्र। लोकतंत्र तो आपने बचपन में पढ़ी होगी परिभाषा अब्राहम लिंकन की, कि जनता का जनता के लिए किया गया शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। यानी जनता अपने लिए खुद नियम बनाती है, कानून बनाती है और उनके अनुसार शासन करती है, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। यह परिभाषा अब्राहम लिंकन जी ने दी थी, जो अमेरिका के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। तो देखो लोकतंत्र की परिभाषा क्या हुई, जब जनता अपना शासन स्वयं चलाती है, स्वयं चलाती है, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। जनता का जनता के लिए किया गया शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब देखो इसकी जो चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे कि भाई लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, क्या होता है लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, हमारे भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, कैसे है। इन सारी चीजों को किस में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद अगली क्लास में।